हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे और इसमें अपन कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे थे। ये अपना कार्बन का डिस्कशन हो गया था। अब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सिलिकॉन्स, इसका डिस्कशन अपन ने कंटिन्यू किया था। लास्ट जो वीडियो अपन ने देखा था उसमें अपन ने सिलिकेट्स, ये सिलिकॉन के कंपाउंड्स डिस्कस किए थे, अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स डिस्कस किए थे। अब हम सिलिकॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सिलिकॉन्स ध्यान में रखना है, थोड़ा सिलिकॉन नहीं है, दिस इज सिलिकॉन्स। ये जो होते हैं सिलिकॉन्स, दीज आर बेसिकली पॉलीमर्स। ये सिंथेटिक पॉलीमर है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। ओके, और इनमें जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है R2SiO। अब देखो, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ तो तुम सबको मालूम होना चाहिए इसका नाम क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है कीटोन। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि कीटोन में कार्बन के जगह सिलिकॉन लेके आ रहा हूँ। सो व्हाट आई गेट इज RSi∼OR। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। अंडरस्टूड है? सो कीटोन के एनालॉग्स है, इसीलिए इनको अपन ने सिलिकॉन्स बोल दिए। कार्बन के इस फंक्शनल ग्रुप को अपन कीटोन बोलते हैं और सिलिकॉन के इस फंक्शनल ग्रुप को अपन सिलिकॉन बोल रहे हैं। ओके, सो इस तरह से ये सिलिकॉन नाम आ रहा है। लेकिन देखो, कार्बन का ये जो कंपाउंड है ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इजंट इट, एज अ कीटोन करके, लेकिन ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द रीज़न फॉर दैट, अगर आप सोचो, ये अपन ने लास्ट इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि सिलिकॉन का जो है डबल बॉन्ड वो स्ट्रांग नहीं होता। सिलिकॉन बहुत अच्छे से पाई बॉन्ड नहीं बनाता। इसका मतलब ये क्या बनाएगा फिर? सिंगल बॉन्ड। और अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर अपने को लाना है तो इट हैज़ टू बी अ पॉलीमरिक फॉर्म। ठीक है ना, इसका मोनोमरिक यूनिट ये हो गया, इट्स अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ समथिंग सिमिलर टू कीटोन, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड न रहते हुए सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो इसको अपन देखते हैं किस तरह से ये पॉलीमर्स बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स अपने को देखना है। ठीक है, सिलिकॉन्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं, अभी भी यूज़ करते हैं। हम सिर्फ अटेंशन पे नहीं करते जो चीज़ें अपन यूज़ करते हैं उसके ऊपर, बट इफ़ यू हैव पेड अटेंशन तो तुमको ये सिलिकॉन, ये नाम जो है वो आसानी से दिख जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन्स जो है अपन एज अ ऑयल करके यूज़ करते हैं, रबरी इलास्टोमर्स करके यूज़ करते हैं, मतलब एज अ रबर या इलास्टिक रबर करके यूज़ करते हैं, और इसको रेजिन करके यूज़ करते हैं। ओके, सबसे कॉमन जो यूज़ मैंने देखा है सिलिकॉन्स का वो है एज अ रबर। सिलिकॉन रबर होते हैं बेसिकली, दीज आर सिंथेटिक रबर। ओके, और दूसरा होता है सीलेंट्स करके। सीलेंट्स करके इसको यूज़ करते हैं। लीक प्रूफिंग करने में सिलिकॉन को ऐड किया जाता है, इसको सिलिकॉन बोलते हैं। जो भी मतलब हार्डवेयर वाले जो भी लोग होते हैं वो ये इसको सिलिकॉन बोलेंगे। इट्स एक्चुअली सिलिकॉन, इसको बोलते सिलिकॉन है। व्हाट दे एक्चुअली मेंट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ अ पॉलीमर, सिलिकॉन इज़ अ एलिमेंट। ओके, लेकिन लेमन टर्म में इसी को अपन सिलिकॉन बोलते हैं। तो आप अगर किसी हार्डवेयर स्टोर में जाओ और उसको आप सिलिकॉन मांगो तो वो आपको सिलिकॉन का एक ट्यूब देगा बेसिकली, जो सिलेंट करके तुम यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। ये जो एप्लीकेशंस है ये इमर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अपन। सिलिकॉन्स आर केमिकली इनर्ट। ओके, ये रिएक्ट ही नहीं होते, रस्ट नहीं होते, रिएक्ट नहीं होते, किसी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होते, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड वेरी कॉमनली। ओके, दैट मेक्स देम अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एवरीडे यूज। ओके, इंपॉर्टेंटली दे आर वाटर रिपेलेंट इन नेचर। इसीलिए जो सीलेंट की मैंने बात की थी, ऑब्वियसली ये सील तो बनाते ही है, बट दे आर ऑल्सो वाटर रिपेलेंट। तो वाटर को ये अंदर आने नहीं देते। ओके, हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज़ क्वाइट हाई, तो ये मेल्ट नहीं होते। दे डोंट डिकम्पोज भी नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए इनको एज अ सिंथेटिक ऑयल करके भी यूज़ किया जाता है। एंड दे हैव गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। रिमेंबर, यहाँ पे अगर सिंगल यूनिट अपन ड्रॉ करते हैं तो उसमें अपन पाई बॉन्ड दिखाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता, या फिर इसके जो पाई बॉन्ड होते हैं बहुत वीक होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स पॉलीमराइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देर इज़ नो पाई बॉन्ड, देर इज़ नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिग्मा बॉन्ड में बंधे हुए हैं। सो दैट मेक्स देम इंसुलेटिंग इन नेचर। अंडरस्टूड? दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन। अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई तो इनके यूजेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, इनके स्ट्रक्चर भी अपन देखेंगे जिससे अपन फिर से कोरिलेट करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस को।
सिलिकॉन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स को बनाते कैसे? रिमेंबर दीज आर सिंथेटिक, दे आर नॉट नेचुरल। ओके, दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स या इलास्टोमर्स। तो इनको बनाते कैसे है, अंडरस्टूड है? तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो। मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। तो सिलिकॉन्स को जो हम बनाते हैं, okay, they are synthesized by hydrolysis of R2SiCl। okay, ये इसका फॉर्मूला है R2SiCl। इन मोस्ट केसेस जो R ग्रुप होता है वो किसी तरह का अल्कील ग्रुप होता है। सबसे कॉमन अल्कील ग्रुप यहाँ पे अपन मिथिल लेते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी अदर अल्कील ग्रुप। सबसे कॉमन जो ले रहे हैं अपन दैट इज मिथिल। कुछ केसेस में जो R ग्रुप होता है दैट कैन ऑल्सो बी फिनिल, मतलब ये AR ग्रुप भी हो सकता है। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं AR2SiCl2, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या देंगे अपन, ठीक है? तो देखो यहाँ पे 2 R ग्रुप है तो इसको बोलेंगे डाई अल्किल, फिर सिलिकॉन है तो इसको सिलिल बोलेंगे अपन, सिलिल। और फिर क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड, ओके। और इसको सिंपल टर्म में अगर बोला जाए तो डाई अल्किल सिलिल क्लोराइड, इतना ही बोला जाता है, अंडरस्टूड है? तो ये सबसे कॉमन इसका नाम है डाई अल्किल सिलिल क्लोराइड, ये केमिकल नाम हो गया इसका। तो इससे अपन सिलिकॉन्स बनाते हैं, अंडरस्टूड है? सो इससे अपन सिलिकॉन्स बनाएंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइअल्किल सिलिल क्लोराइड, अंडरस्टूड है? तो सबसे पहले तो अपन ये भी देखेंगे यहाँ पे कि ये कंपाउंड कैसे बनाते हैं, डाइअल्किल सिलिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे देखो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली विजुअलाइज कि ये कहाँ से बन रहे हैं। अगर मैं RCl लेता हूँ और इसको सिलिकॉन के साथ अगर हीट करता हूँ, सो व्हाट आई गेट इज अल्किल सिलिल क्लोराइड, ओके। अगर एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में इनको लेके हीट करता हूँ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो आई विल गेट डाइअल्किल सिलिल क्लोराइड। तो ये इस तरह का रिएक्शन है इसका, ओके। RCl ले रहा हूँ, सिलिकॉन ले रहा हूँ, 2:1 का रेशो है यहाँ पे, और कॉपर पाउडर के फॉर्म में इसको एज अ कैटलिस्ट करके यूज़ कर रहा हूँ एट 300 डिग्री सेल्सियस। इनको मैं रिएक्ट करवाता हूँ इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ओके। इनर्ट एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करवाना पड़ेगा मेरे को। व्हाट आई गेट इज डाइअल्किल सिलिल क्लोराइड, ठीक है। कभी कभी आई कैन यूज़ फिनिल क्लोराइड, यहाँ पे अगर यूज़ करता हूँ तो आई विल गेट डायफिनिल सिलिल क्लोराइड, ओके। लेकिन ये स्पेसिफिक पॉलीमर में यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे अल्किल ग्रुप दैट इज़ मिथिल, और इसी को तुम ध्यान में रख के आगे बढ़ो, क्योंकि वी डोंट वांट टू वरी अबाउट प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज होती है जब हम R ग्रुप को AR से चेंज होते हैं, ओके। एक जनरल प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं कि सिलिकॉन्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है, दैट्स ऑल, इजंट इट? तो इसके लिए अपन एक अल्किल ग्रुप ही लेंगे यहाँ पे मिथिल, और उसको हीट करेंगे तो मिथिल क्लोराइड ले रहे, सिलिकॉन के साथ हीट कर रहे इन प्रेजेंस ऑफ पाउडर एट 300 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वी गेट इज डायमेथिल सिलिल क्लोराइड, ओके। और फिर इसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं। सो इसको मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये पॉलीमरिक चेन बनेगा। यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द मोनोमरिक यूनिट, ओके। और ये मोनोमरिक यूनिट जो है दैट रिजेंबल्स कीटोन, दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सिलिकॉन्स, ओके। दीज आर पॉलीमरिक चेन्स, अंडरस्टूड है? सो इस तरह से मैं पॉलीमर बना रहा हूँ। दिस इज यूज्ड एज वेरियस डिफरेंट थिंग्स, ऑयल सीलेंट्स, गैस्केट्स करके भी बनाते हैं, रबर करके, इलास्टोमर करके भी इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारे इसके यूजेस है, ये अपन आगे देखेंगे। बट इसके यूजेस जो है वो डिपेंड करते हैं इस चेन लेंथ के ऊपर, अंडरस्टूड है ना। ये जो पॉलीमर है इसको इसके अलग अलग यूजेस है, इजंट इट? तो अलग अलग यूजेस कहाँ से आएंगे? ये अपने को चेन लेंथ जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी और प्रॉपर्टीज़ से यूजेस चेंज होंगे। तो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे कि इसका चेन लेंथ हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। सो सबसे पहले मैं डाइअल्किल सिलिल क्लोराइड बना रहा हूँ, तो ये मेरा सिलिकॉन है और मैं क्लोरीन ग्रुप इस तरह से लिख रहा हूँ, ओके। अब इसको मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ तो आई नो दैट आई गेट पॉलीमर, लेकिन ये एक ही स्टेज में नहीं होता है, ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। अपन डायरेक्ट बोलते हैं कि पॉलीमर मिलता है, बट देर आर अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो इस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। तो वो मैं तुमको सबसे पहले दिखा। सब पहले स्टेप में जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो OH ग्रुप लगेगा Cl के जगह, तो ये हो जाएगा जेमिनल डायोल। ध्यान में रखना OH ग्रुप सेम एलिमेंट के ऊपर है तो इसको अपन जेमिनल डायोल बोलते हैं।
अब ये जो जेमिनल डायल होते हैं ये कार्बन फैमिली में बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस भी पूछ चुके हैं। तो मान लो कि मैं सिलिकॉन की जगह कार्बन लिखता हूँ इस तरह से। सो दीज आर जेमिनल डायल, लेकिन ये जो है ये अनस्टेबल होते हैं। दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर जब आते हैं तो इसको अपन जेमिनल डायल बोलते हैं, एंड दीज आर एक्चुअली अनस्टेबल। तो होता क्या है कि ये जैसे अगर मैं बना रहा हूँ या बन रहा है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो एक OH ये और ये H निकल जाएगा, और यहाँ पे मेरे को कीटोन मिलेगा। अंडरस्टूड है? तो इसी तरह से यहाँ पे भी जेमिनल डायल बन रहा है और ये भी अनस्टेबल रहेगा। इनफैक्ट ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। अगर कार्बन का ही जेमिनल डायोल अनस्टेबल है तो सिलिकॉन का जेमिनल डायोल और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, और इससे मेरे को सिलिकॉन मिलेगा। लेकिन सिलिकॉन एज अ मोनोमरिक यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, तो दिस इज़ गोइंग टू बी सिमिलर टू दिस, बट दिस इज़ अनस्टेबल। तो ये हो जाएगा पॉलीमराइज। सो इसको अपन बोलेंगे कि ये पॉलीमराइज हो गया। ओके, सो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो दिस डायोल इज़ गेटिंग पॉलीमराइज्ड। ओके, और इससे अपना सिलिकॉन बन रहा है। ओके, सो जो पॉलीमर बनेगा वो ये वाला पॉलीमर रहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ अवर पॉलीमर बेसिकली, जो यहाँ पे OH ग्रुप आया, OH ग्रुप में से वाटर निकलेगा हाइड्रोलिसिस जब करेंगे अपन, तो इस तरह का पॉलीमर बनेगा, isn't it? और ये जो पॉलीमर बन रहा है ये बन रहा है वाया एन इंटरमीडिएट विच इज़ सिमिलर टू कीटोन। ओके, दिस इज़ अनस्टेबल एंड दैट गिव्स यू दैट पॉलीमर। अंडरस्टूड है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो OH ग्रुप है। ओके, तो एक लेफ्ट में पॉलीमराइज हो रहा है और एक राइट में पॉलीमराइज हो रहा है, isn't it? तो ये यहाँ पे पॉलीमराइज होगा और ये यहाँ पे पॉलीमराइज होगा, और इस तरह से दोनों साइड में चेन लेंथ बढ़ेगा, isn't it? और ये अपने को लीनियर चेन मिलेगा इस तरह से। अगर मुझे चेन लेंथ कंट्रोल करनी है तो एक साइड से मुझे पॉलीमराइजेशन ब्लॉक करना पड़ेगा, और एट सर्टन टाइम मेरे को दूसरे साइड से भी पॉलीमराइजेशन ब्लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने डायल्किल क्लोराइड लिया है, तो अब मैं इसी के साथ में एक स्पेसिफिक रेशो में ट्राइअल्किल क्लोराइड मिक्स करूँगा। अब ट्राइअल्किल क्लोराइड अगर मिक्स किया तो मेरे को जब इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा मैं, तो इस तरह का अल्कोहल मिलेगा मेरे को। ओके, दिस इज़ बेसिकली समथिंग लाइक अ टर्शरी अल्कोहल बट ऑफ सिलिकॉन। यहाँ पे आई हैव डायोल और यहाँ पे आई हैव सिंपल अल्कोहल। ये दोनों अब पॉलीमराइज होंगे, और ये जिस तरह से मिक्स होंगे ये डिपेंड करेगा इनका जो रेशो मैंने लिया था। ओके, जिस रेशो में मैंने इनको लिया था, दिस इज़ कंपाउंड 1 एंड दिस इज़ कंपाउंड 2। 1 और 2 को जिस रेशो में मैं मिक्स करूँगा उस रेशो में उनके अल्कोहल पॉलीमराइज होंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पे एक ही साइड में चेन ग्रो हो सकती है, isn't it? एक ही साइड में चेन ग्रो हो सकती है, दोनों साइड में नहीं। इसकी चेन दोनों साइड में ग्रो हो सकती है और इसकी चेन सिर्फ एक ही साइड में ग्रो हो सकती है। सो प्रोबेबिलिस्टिकली अगर देखा जाए तो एट सर्टन पॉइंट पे ये भी इनकॉर्पोरेट करेगा अपने आप को चेन में, और जब ये अपने आप को इनकॉर्पोरेट करेगा चेन में, उसके बाद उस साइड से पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, isn't it? तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। कैन सी दैट ये जो है दिस इज़ अ पॉलीमर। ओके, ये जो बना है दैट इज़ फ्रॉम डायल्किल सिलिल क्लोराइड, इससे ये बन रहा है, और ये जो एंड्स आ रहा है, ओके, ये ब्लॉक कर रहा है बिकॉज ऑफ ट्राइअल्किल सिलिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली प्लगिंग द एंड्स ऑफ दैट पॉलीमर। अब जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो इस साइड में या इस साइड में चेन ग्रो नहीं होगा, तो पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि इनका रेशो मैं क्या ले रहा हूँ, ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, इनका रेशो मैं क्या ले रहा हूँ उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, isn't it? अगर मान लो रेशो लेता हूँ मैं 5:2, ठीक है, 5:2 का रेशो लिया, तो ये जो रहेगा दिस पॉलीमर दैट इज़ गोइंग टू बी 5 और दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये 7 यूनिट का एक पॉलीमर बनेगा, बेसिकली 7 यूनिट का पॉलीमर बन रहा है। ये 1 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये फिर से 1 यूनिट,
इस तरह से, और 10:2 लिया मतलब 5:1 लिया, तो इसी तरह से मेरे को 10:2 का यूनिट मिलेगा। दो एंड पे ये लगेंगे और बीच में 10 का यूनिट मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। इट डजेंट हैव टू बी एग्जैक्ट, लेकिन रेशो में ले रहे तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को वो रेशो का पॉलीमर मिलेगा। इस तरह से मैं पॉलीमर का जो चेन लेंथ है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर मैं चेन लेंथ कंट्रोल कर रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी भी कंट्रोल कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी से इसके यूजेस आते हैं, isn't it? So that's how we can control the chain length of a silicone. Understood है? So remember, जो डायमिथाइल सिलिल क्लोराइड है इससे अपन पॉलीमर बना रहे हैं, ओके। उसके साथ एक स्पेसिफिक रेशो में मैं ट्राइमिथाइल सिलिल क्लोराइड ऐड करूँगा, जिससे मैं चेन लेंथ कंट्रोल करूँगा। दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल द चेन लेंथ। ये जो पोर्शन था ये ठीक से फिर से देखो किस तरह से चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है और किस तरह से अपन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कौन से इंटरमीडिएट्स इसमें बनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ इट इज़ डन। So this is a very important point. By changing the proportion of trimethylsilyl chloride and dimethylsilyl chloride, we can control the chain length. Okay? इसी तरह से अगर मैं मिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड करता हूँ तो देखो फिर क्या होगा। तो इफ़ यू गो बैक हियर, सो डायमिथाइल सिलिल क्लोराइड ऐड किया तो चेन बन रही है, ट्राइमिथाइल सिलिल क्लोराइड ऐड किया तो इससे चेन ब्लॉक हो रही है। लेकिन अगर मैं मिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड करता हूँ, ठीक है, या फिर अल्कील सिलिल क्लोराइड, तो अल्कील में एक ही अल्कील ग्रुप रहेगा और 3 क्लोरीन ग्रुप रहेंगे। तो अब ये जो है ये अपने को ट्राइहाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड देगा, ठीक है ना। और ये जो है इसकी चेन तीनों साइड में ग्रो करेगी, अंडरस्टूड है। इसकी चेन तीनों साइड में ग्रो करेगी तो ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर मेरे को मिलेगा, ओके। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नेटवर्क सॉलिड, और ये और भी ज़्यादा हार्ड रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लिंकेजेस है, तो इसकी प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा अलग रहेगी, ओके। सो इफ़ आई यूज़ सिलिल मिथिल क्लोराइड, ओके, एज द स्टार्टिंग मटेरियल, तो ये चेन जो है वो हर डायरेक्शन में ग्रो करेगा। यू कैन सी दैट तीनों डायरेक्शन में ये ग्रो कर रहा है, ओके। तो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग आ रही है। दिस इज़ बेसिकली लाइक अ पॉलीमर, लीनियर वन, और उसके बीच में देर इज़ अ क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग जब भी आती है तो पॉलीमर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ये हार्ड हो जाता है। जितना ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग उतना ज़्यादा हार्ड पॉलीमर बनता है। सो इससे अपन यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर। सो ध्यान में रखना, वी कैन यूज़ मिथिल सिलिल क्लोराइड टू गेट क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। समझ में आया ना। तो इससे अपन क्रॉस लिंकिंग ला सकते हैं इन द सेम पॉलीमर, मतलब लीनियर पॉलीमर में कहीं कहीं अगर मैं मिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड कर दूँ, ठीक है ना। अगर मैं ये ऐड नहीं करूँगा, मान लो, ओके, मिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड नहीं किया, सिर्फ डायमिथिल सिलिल क्लोराइड से पॉलीमर बनाया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लीनियर पॉलीमर, ओके। अगर ट्राइमिथिल सिलिल क्लोराइड ऐड किया, दिस वन, तो इससे मैं चेन लेंथ कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन अगर साथ में ही मैंने मिथिल सिलिल क्लोराइड भी ऐड किया तो अब क्रॉस लिंकिंग आएगा उन्हीं पॉलीमर में, और इसके वजह से इसका हार्डनेस, स्ट्रेंथ या भी जो भी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अंडरस्टूड है। दैट्स हाउ वी मेक द पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन। अब हम सिलिकॉन्स के यूजेस देखते हैं। इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने तुमको दिया था यूजेस का इसके पहले। सो अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे लिक्विड सिलिकॉन्स जो होते हैं, दे आर एक्सेलेंट लुब्रिकेंट। इनको लुब्रिकेंट करके यूज़ किया जाता है। द रीज़न प्राइमरीली फॉर दैट इज़ ये जो पॉलीमर्स होते हैं सिलिकॉन्स, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी हाई, ओके। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहने के वजह से, और स्लिपरीनेस, बिकॉज जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं दीज आर लिक्विड, जो लीनियर पॉलीमर रहेंगे दीज आर लिक्विड, और दे कैन स्लाइड, जो लीनियर पॉलीमर रहते हैं दे कैन स्लाइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have a lubricant like properties and that makes them an excellent lubricant. Industrial scale पे इस तरह के lubricant को use किया जाता है. Along with graphite is also a very good lubricant and silicones are also very good. लेकिन graphite is a solid lubricant और ये जो होते हैं these are basically liquid lubricant.
सिलिकॉन ऑयल जो होता है इसको एज अ सिंथेटिक ऑयल करके यूज़ करते हैं, बट नॉट फॉर ईटिंग पर्पजेज, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जैसे इफ़ यू लुक एट दिस सिंथेटिक ऑयल्स जो अभी अपन कार या बाइक में अपन ऐड करते हैं, सम ऑफ देम आर एक्चुअली हैव अ मिक्सचर ऑफ सिलिकॉन इन देम, and the reason for that is they don't decompose. Synthetic oils don't decompose even at a very high temperature. तो इनका लाइफ जो होता है बहुत ज़्यादा होता है as compared to natural oil, isn't it? So that's the reason why they are used as a synthetic oil. In many cases actually they are preferred in specifically high performance इंजन्स जो होते हैं उसमें नेचुरल ऑयल तुम डाल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके वजह से इंजन को डैमेज हो सकता है. सो यू कैन यूज़ अ सिंथेटिक ऑयल इन दिस काइंड ऑफ केसेस. ओके, इन मेनी केसेस जहाँ पे अपने को ऑयल यूज़ करना पड़ता है वहाँ पे अभी सिंथेटिक ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है. ओके, एक्सेप्ट ईटिंग पर्पजेज, ध्यान में रखना. नेक्स्ट इज दे आर मिक्सड विथ पेंट्स एंड एनिमल्स फॉर रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर. ओके, पेंट्स और एनिमल्स में यूज़ किया जाता है सो दैट जो भी पेंट या एनिमल अपन यूज़ कर रहे हैं दे बिकम रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, बिकॉज द सिलिकॉन themselves आर हाईली रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट. ओके, सिलिकॉन्स जो होते हैं दीज आर केमिकली इनर्ट, दे डोंट गेट अटैक्ड बाय ओजोन एंड दैट्स वाई दे फाउंड वेरियस एप्लीकेशन इन गैस्केट्स, रबर, इस तरह के चीज़ें जो आती है उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. यू कैन सी यहाँ पे अपन पाइप्स यूज़ कर रहे हैं, जो निपल्स होते हैं बच्चों के बॉटल्स के, वो वेरियस डिफरेंट यूजेस. इसको एज अ मोल्ड करके भी यूज़ करते हैं सिलिकॉन्स के. आजकल काफ़ी ज़्यादा यूजेस हो गए. बॉटल्स जो होते हैं सिलिकॉन के बॉटल्स बनते हैं क्योंकि सिलिकॉन इज़ इनर्ट, इट डजेंट लीच इनटू द वाटर, दीज आर मोर यूज़र फ्रेंडली. ओके, silicone rubber is used as a water repellent, makes sense, isn't it? And they are used as a insulator करके भी use करते हैं because they are heat resistant, they do not conduct heat. Okay, heat resistant भी है और heat conduct भी नहीं करते, and that is a very good property to be used as a insulator. Alright, और second चीज़ होती है कि they are soft, तो इससे जो सील बनता है दैट इज़ वेरी गुड, दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज अ सीलेंट्स. ओके, यहाँ पे गैस्केट जो होते हैं दीज आर बेसिकली सीलेंट्स. तो ये स्क्वीज होते हैं, ये जो भी शेप रहेगा उसका शेप अज्यूम कर लेते हैं एंड इट बिकम्स अ वेरी गुड सील. ओके, सो दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज सीलेंट. सो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है. नेक्स्ट टाइम तुम अगर कोई प्लास्टिक वाली चीज़ खरीदते हो तो जस्ट पे अटेंशन टू इट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के बॉटल्स के जो निपल्स आते हैं दीज आर सिलिकॉन. Alright, so these are actually very good because they are non-toxic. They don't leach in whatever water या milk, उसमें leach नहीं होते. They are more safe. तो अब अपन एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं. रिव्यू क्वेश्चन ये है, द हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन आर. ओके, तो ये तुम्हारे चॉइसेस है, इसमें से चॉइस सिलेक्ट करो. इसके लिए मैं तुमको 10 सेकंड देता हूँ. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो देखो इसका जो आंसर है दैट इज सी, सिलिकॉन्स. हाई टेम्परेचर पॉलीमर जो होते हैं सिलिकॉन के उसको अपन सिलिकॉन्स बोलते हैं. अंडरस्टूड है? तो नेक्स्ट जो कंपाउंड अपन देख रहे हैं दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, जिसको अपन कार्बोरेंडम बोलते हैं, ध्यान में रखना. दैट इज अ सिलिकॉन कार्बाइड. तो इसके जो यूज़फुलनेस है दैट इज़ बिकॉज इट इज़ हार्ड, इट इज़ इनफ्यूजिबल. इनफ्यूजिबल मतलब ये मेल्ट नहीं होता या इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना. समथिंग दैट कैनॉट बी फ्यूज्ड और मेल्टेड, ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं इनफ्यूजिबल. एंड इट इज़ केमिकली इनर्ट. ओके, तो इन प्रॉपर्टीज़ के वजह से इसके यूजेस है. यूजेस देखेंगे अपन इसके क्या क्या है. सिलिकॉन कार्बाइड हैज़ अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ टेट्राहेड्रल. ओके, इसमें जो सिलिकॉन और कार्बन है ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 दोनों का. ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ये सिलिकॉन है तो इट इज़ कनेक्टेड टू 4 कार्बन्स और ईच कार्बन इज़ इन रिटर्न कनेक्टेड टू 4 सिलिकॉन, इस तरह से. और ये इसी तरह का पॉलीमर ग्रो होते रहेगा एंड देन सिलिकॉन्स आर कनेक्टेड टू 4 कार्बन्स, सो एंड सो फोर्थ. दैट्स द पॉलीमर वी गेट.
तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है पूरे कंपाउंड का। ओके, इसको अपन बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। इसको अपन आर्टिफिशियल डायमंड भी बोलते हैं बेसिकली बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स डायमंड, और इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं दैट एक्चुअली लुक्स लाइक अ डायमंड ऑल्सो। ठीक है, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है, और कुछ जो फॉर्म्स होते हैं दे आल्सो रिजेंबल डायमंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल डायमंड। इट इज़ हार्ड, इट इज़ इन्फ्यूजिबल, मेल्ट नहीं होता इवन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन अब्रेसिव्स। अब्रेसिव्स में इसको यूज़ किया जाता है, इसका नाम होता है कार्बोरेंडम। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ अब्रेसिव और in a cutting tool it is called as a carborundum because this is also one of the hardest substance. Diamond is the hardest substance and this is also I think second or third hardest substance. Okay, it is also used in glass cutting. Diamond तो obviously you cannot use for glass cutting, तो उसके लिए कार्बोरेंडम को यूज़ किया जाता है ग्लास कटिंग में। It occurs in nature as a moissanite. Okay, this is basically a rare mineral that looks like diamond. This is moissanite stone, और तुम देखो इसमें डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इनफैक्ट डायमंड का और मोजानाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज बेसिकली सेम, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली इवन फॉर एक्सपर्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डायमंड एंड मोजानाइट। ओके, इसमें डिस्टिंग्विश करना एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल होता है। ऑब्वियसली दे कैन डिस्टिंग्विश, ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉर सर्टन प्रॉपर्टीज जिसके वजह से दे कैन डिस्टिंग्विश, बट सिर्फ देख के या कर्सरी लुक से ये भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है दैट इज़ एज अ कार्बोरेंडम करके। ओके, बिकॉज जैसे कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे आयरन के जो स्ट्रिप्स आते हैं, प्रॉबेबली सीन जिससे आयरन के रॉड्स या स्टील के रॉड्स कट किए जाते हैं, तो इसमें कार्बोरेंडम ही यूज़ किया जाता है। इसके डिस्क्स आते हैं जो मशीन में लगा के दे विल कट इट, बेसिकली जो फैब्रिकेटर लोग होते हैं दे यूज़ दिस। सो दीज आर ऑल कार्बोरेंडम, ओके, विच इज़ यूज्ड इन कटिंग टूल्स। इसका प्रिपरेशन देखो, ऑब्वियसली कार्बोरेंडम नेचुरली अकरिंग भी है। ओके, सो दिस इज़ द कार्बोरेंडम एज अ रॉक, और ये एज अ पाउडर करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, अलग अलग ग्रेन्स में है, और इसकी कोटिंग लगाई जाती है टूल्स के ऊपर टू मेक दिम एज अ कटिंग टूल बेसिकली। बट प्रिपेयर भी किया जा सकता है। ओके, और इसको प्रिपेयर करते हैं अपन क्वार्ट्स एंड सैंड से। सो क्वार्ट्स और सैंड जो होता है दैट इज़ बेसिकली SiO2, दैट इज़ क्वार्ट्स एंड सैंड, और इसको एक्सेस ऑफ कोक में हीट करते हैं, दैट इज़ कोक। ओके, इसको हीट करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इसमें हीट करेंगे अपन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, यू कैन सी दैट, एंड व्हाट यू गेट इज इनिशियली वी गेट सिलिकॉन, सिलिकॉन फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट होता है एंड यू गेट कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड। अंडरस्टूड? इस तरह से अपन सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम को बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन। रिएक्शन देखो तो कार्बोरेंडम तो वैसे तो काफ़ी केमिकली इनर्ट है, बट एट स्पेसिफिक केसेस में ये रिएक्ट भी होता है। जैसे कार्बोरेंडम को अगर मैं NaOH और एयर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, फ्यूज़ करवाता हूँ इनफैक्ट विथ NaOH एंड एयर, तो मेरे को सोडियम सिलिकेट मिलता है। ओके, उसी तरह से अगर मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो ये बड़े आसानी से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और कार्बन बनाता है। तो ये दो रिएक्शंस है इसके, दैट्स अबाउट इट। इससे ज़्यादा इसके कोई रिएक्शन नहीं है। तो एक तो NaOH के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और दूसरा क्लोरीन के साथ। ये दो रिएक्शंस ही तुमको ध्यान में रखने हैं। सो दैट वाज अबाउट सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम। ओके, सो नेक्स्ट जो कंपाउंड अपन देख रहे हैं सिलिकॉन का, दैट इज़ ग्लास। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। वी नो दैट सॉलिड्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म आर एक्चुअली मोर स्टेबल इन जनरल, ठीक है ना। लेकिन देखो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं लिक्विड ले रहा हूँ कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर, और इसका मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी एंड दे स्टार्ट टू गेट इनटू अ स्पेसिफिक पोजीशंस, जिसके वजह से एक लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, इजंट इट। और लैटिस स्ट्रक्चर बनने के बाद दे बिकम सॉलिड। तो जो मॉलिक्यूल्स है उनका लैटिस पोजीशंस पे आना ज़रूरी होता है टू फॉर्म अ सॉलिड, इजंट इट। और ये जो सॉलिड बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिस्टलाइन इन नेचर। लेकिन अगर मान लो मैंने बहुत रैपिडली किसी चीज़ को कूल कर दिया, सो इससे जो पार्टिकल्स रहेंगे उनको उस लैटिस पोजीशंस पे जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये जिस पोजीशंस में एट प्रेजेंट है उसी पोजीशन पे ये लॉक हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी गेट एन अमॉर्फस सॉलिड।
इजंट इट? ये अमॉर्फस सॉलिड मिलेगा मेरे को क्योंकि पोजीशंस जो है वो लैटिस पोजीशंस नहीं रही अभी, ये रैंडम पोजीशंस हो गई, तो इसके वजह से अपने को अमॉर्फस सॉलिड मिलेगा एंड दैट इज बेसिकली ग्लास. ओके, ग्लास इज नथिंग बट एन अमॉर्फस सॉलिड. सो होता क्या है कि सॉलिड इज फॉर्म रैपिडली, बहुत ज़्यादा रैपिडली अगर कूल कर रहे हैं अपन किसी सॉलिड को, या बहुत ज़्यादा रैपिडली अगर इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं उनका जो पोजीशन है इट गेट्स लॉक्ड and what we get is irregular crystal which is what we call as an amorphous solid. In case जो particles है they are SiO2 particles, what we get is a glass. तो ग्लास को इस तरह से फॉर्म किया जाता है. बेसिकली वी टेक सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिकली सैंड है. ओके, इसको सो व्हाट वी डू इज वी टेक सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट विथ सैंड. ओके, सैंड के साथ इसको हीट करते हैं, मतलब फ्यूज़ करते हैं एट अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस. काफ़ी हाई टेम्परेचर पे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड इसको हीट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इज सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट विच इज़ नथिंग बट अ ग्लास. ओके, सो दिस इज़ द रिएक्शन. सोडियम कार्बोनेट सिलिका के साथ, सैंड के साथ अपने को सोडियम सिलिकेट दे रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट विथ सिलिका वी गेट कैल्शियम सिलिकेट. ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग अपन ने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा हुआ है. ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जब अपन ने डिस्कस किया था तो उसमें ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग देखा था किस तरह से बनाते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से ग्लास बन रहा है. इट इज़ नथिंग बट अ सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, सुपर कूल्ड लिक्विड. इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन. सॉलिड सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि इट इज़ अ सॉलिड ऑब्वियसली, लेकिन जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है दैट इज़ लाइक अ लिक्विड. Okay, so that's why we're calling it as a solid solution या solid liquid. You can also call it a solid liquid. Okay, but technically अगर देखा जाए तो it is defined as super cooled liquid. तो ये जो 3 ingredients है, कौन से सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड, ये 3 इंग्रेडिएंट है. इसके अलावा और भी कुछ इंग्रेडिएंट इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट है. इनका प्रोपोर्शन अगर अपन चेंज करते हैं तो अपने को अलग अलग तरह का ग्लास मिलता है. तो यही ये टेबल में दिखाया है. जैसे अगर ले रहे हैं अपन कैल्शियम अल्कली सिलिकेट, मतलब कैल्शियम और अल्कली मतलब सोडियम, इसका सिलिकेट विच इज़ बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट. अगर ये बन रहा है तो दिस इज़ अवर नॉर्मल ग्लास विच इज़ दिस इज़ नॉर्मल ग्लास. अंडरस्टूड है? अगर सिर्फ सोडियम सिलिकेट आता है तो इसको अपन सोडा ग्लास बोलते हैं. ये चीप लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर्स में यूज़ होता है. चीप लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर में अपन कैल्शियम सिलिकेट यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ सोडियम सिलिकेट यूज़ कर रहे हैं. अगर सोडियम के जगह मैं पोटेशियम लेता हूँ तो मेरे को मिलेगा पोटेशियम सिलिकेट. तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, रादर देन यूजिंग सोडियम कार्बोनेट मैं पोटेशियम कार्बोनेट यूज़ कर रहा हूँ. तो व्हाट आई गेट इज़ अ पोटेशियम सिलिकेट. इसको मैं पोटैश ग्लास बोलता हूँ. ये भी लेबॉर्ट्री ग्लासवेयर्स में यूज़ किया जाता है फॉर स्पेशल पर्पजेस. उसके अलावा अगर मैं PbO ऐड करता हूँ, ओके, रादर देन यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज की कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, इजंट इट? तो अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की जगह कैल्शियम लेड ऑक्साइड अगर यूज़ करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ अ लीड ग्लास. ओके, लीड ग्लास. इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है काफ़ी हाई होता है, तो इसके वजह से ये ऑप्टिकल ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल ग्लास बनाने में या क्रिस्टल ग्लास बनाने में यूज़ करते हैं. दैट लुक्स ब्यूटीफुल. बेसिकली ऑप्टिकल पार्ट्स मतलब जैसे कि अपने जो ग्लासेस होते हैं, ओके, तो ग्लासेस में लीड यूज़ किया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए इसको यूज़ करते हैं. सेकंड, अगर मैं बोरॉन अगर ऐड करता हूँ, बोरॉन की वैलेंसी 3 की है, लेकिन इसका साइज़ जो है सिलिकॉन से मिलता जुलता है बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. रिमेंबर दैट, बोरॉन का डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ है, तो दोनों का साइज़ सेम होता है. सो व्हाट हैपन्स इज, अगर मैं थोड़ा बोरॉन ऐड कर दूँ तो सम ऑफ द सिलिकॉन्स गेट रिप्लेस्ड बाय बोरॉन. इसके वजह से मेरे को जो ग्लास मिलता है दैट बिकम्स बोरोसिलिकेट. ओके, बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है दैट इज़ एक्सट्रीमली हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट. हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होता है, इसलिए ये केमिस्ट्री में या जो भी ग्लासवेयर्स होते हैं
उसमें बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ किए जाते हैं. दीज आर स्लाइटली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेगुलर ग्लास. In fact, significantly expensive as compared to normal regular glass because they are very strong. ये ब्रेक नहीं होते, ये मेल्ट नहीं होते, ये केमिकली इनर्ट रहते हैं. तो जो भी केमिकल्स अपन यूज़ करते हैं इन ग्लासवेयर में उनके साथ रिएक्ट नहीं होते. तो ब्रांड नेम जो होता है इसको पायरेक्स बोलते हैं, पायरेक्स ग्लास या बोरोसिलिकेट ग्लास. अंडरस्टूड है. पायरेक्स इज अ बोरोसिलिकेट ग्लास. अंडरस्टूड है. पायरेक्स ये ब्रांड नेम है बोरोसिलिकेट का. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस. इसमें इंपॉर्टेंट ग्लास जो आ रहा है तुम्हारा दैट इज सोडा ग्लास, ओके, लीड ग्लास एंड बोरोसिलिकेट या पायरेक्स ग्लास. ये ध्यान में रखो. बाकी नॉर्मल ग्लास तो वी यूज़ इट फॉर रेगुलर पर्पजेस. इसके अलावा फाइनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं ग्लास में, जैसे सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक ऑक्साइड, इस तरह के. ऑब्वियसली आर्सेनिक ऑक्साइड अभी यूज़ नहीं होता होगा, ओके. एंड दीज आर एडेड टू रिमूव द बबल्स ना आए ग्लास में, इसके लिए ये फाइनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं. डीकलराइजिंग एजेंट्स भी ऐड किए जाते हैं टू मेक ग्लास क्रिस्टल क्लियर. इसके लिए डीकलराइजिंग एजेंट्स ऐड करते हैं. समटाइम्स कैल्शियम फ्लोराइड ऐड किया जाता है टू मेक ओपल ग्लास. जो मिल्की वाइट जो ग्लास आता है, ओके, इसको अपन बोलते हैं ओपल ग्लास. तो ये कैल्शियम फ्लोराइड के ऐड करने से आता है. उसके बाद अगर कलर्ड ग्लास बनाने हैं तो अलग अलग मेटल आयंस इसमें ऐड किए जाते हैं. ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने ये दिखाया है. जैसे अगर मेरे को ग्रीन कलर चाहिए तो उसके लिए मैं आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ऐड करूँगा. येलो चाहिए तो यूरेनियम ऑक्साइड, ब्लू चाहिए तो कॉपर और कोबाल्ट ऑक्साइड, और रेड अगर चाहिए तो कोलाइडल कॉपर या गोल्ड उसमें मैं ऐड करता हूँ. सो वी गेट डिफरेंट कलर्स बाय एडिंग डिफरेंट मेटल आयंस. अंडरस्टूड है. अब ये टेबल, इसमें अपन देखते हैं कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ ग्लास. सबसे पहले देखें अपन प्योर क्वार्ट्ज ग्लास. इसमें 100% SiO2 या सिलिका होता है और कुछ भी नहीं होता है, ऑलमोस्ट 100% मान लो. सो इसको अपन बोल रहे हैं प्योर क्वार्ट्ज ग्लास. ये भी बनाया जाता है. इट हैज़ अ लो थर्मल एक्सपांशन, ओके, ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल रिसर्च, ओके. ऑप्टिकल रिसर्च में प्योर क्वार्ट्ज ग्लास के विंडोज़ बनाए जाते हैं जिससे अलग अलग वेवलेंथ्स पास किए जा सकते हैं क्योंकि इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू वेवलेंथ्स. नेक्स्ट इज़ अ पायरेक्स ग्लास. दिस इज़ बेसिकली योर बोरोसिलिकेट ग्लास, ओके. तो देखो बोरॉन आता है 10% और 25% समथिंग लाइक दैट. इसमें SiO2 है, एलुमिना है, स्मॉल परसेंट ऑफ एलुमिना रहता ही है. इसका भी एक्सपांशन जो है, थर्मल एक्सपांशन इज़ क्वाइट लो. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड, ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट टू UV रेडिएशन. तो UV रेडिएशन को ये पास नहीं होने देता. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स, क्योंकि वी डोंट वांट दैट UV रेडिएशन इंटरैक्टिंग विद द केमिकल्स. दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड मेनली इन लेबोरेटरी एंड कुकवेयर में भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट होता है सोडा लाइम ग्लास. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लास, इजंट इट. तो इसमें SiO2, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, तो इससे अपने को सोडा लाइम ग्लास, दिस इज़ बेसिकली सोडियम सिलिकेट देगा और ये अपने को कैल्शियम सिलिकेट देता है. तो दैट इज़ अ सोडा लाइम ग्लास. इट इज़ ईजीली अटैक्ड बाय केमिकल्स एंड इट इज़ सेंसिटिव थर्मल शॉक. जल्दी ब्रेक होता है बेसिकली, ओके. इट ट्रांसमिट विजिबल लाइट बट एब्जॉर्ब्स UV रेडिएशन. UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है लेकिन विजिबल लाइट को ट्रांसमिट करता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ इट फॉर विंडो पेन्स. विंडोज़ या दरवाज़ों में अपन जो ग्लास लगाते हैं, घर में जो ग्लास यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सोडा लाइम ग्लास. अंडरस्टूड है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, ओके. ये अपन ने इसका अप्लीकेशंस भी देखे और इसका कंपोजिशन भी देखा है, ओके. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इचिंग ऑन द ग्लास. आपने देखा होगा कि कई कई विंडोज़ में या ग्लास के ऊपर एक डिज़ाइन होती है, तो ये डिज़ाइन किस तरह से बनाई जाती है वो देखो. Remember that glass is actually attacked by HF acid, okay. Most of the glasses are actually quite chemical resistant, तो ये chemicals इनके ऊपर affect नहीं करते, but they are attacked by HF acid. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये ग्लास को डिज़ोल्व करता है, ओके. और यही प्रॉपर्टी ग्लास के ऊपर मार्किंग्स बनाने में यूज़ करते हैं. इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ईचिंग. तो होता क्या है कि देखो ग्लास में दो तरह के सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट. अगर ये दोनों HF के साथ आ जाते हैं, HF एसिड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वी गेट सोडियम हेक्साफ्लोराइड एंड कैल्शियम हेक्साफ्लोराइड,
ओके, सोडियम सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड और कैल्शियम सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, ये फ्लोराइड्स बनते हैं। दीज आर एक्चुअली सोल्यूबल, लेकिन HF डज नॉट अटैक वैक्स, ठीक है ना। सो इट डज अटैक ग्लास बट इट डज नॉट अटैक वैक्स। तो यही प्रॉपर्टी हम इचिंग में यूज़ करते हैं। सो मान लो कि किसी ग्लास पोर्शन के ऊपर अपने को इचिंग करवानी है, इजंट इट, डिज़ाइन बनवानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे ग्लास को कवर कर देंगे एक वैक्स लेयर से, ठीक है ना। और उसके बाद जो मार्किंग बनवानी है उसको पिन से निकाल देंगे, वहाँ की जो वैक्स की लेयर आती है, ओके, जो वैक्स लेयर बनती है उसको किसी पिन से निकाल देंगे, उससे डिज़ाइन बनवा देंगे। पहले तो वैक्स से कवर करवा दिया और फिर उसके ऊपर डिज़ाइन बनवा दिया, तो जहाँ जहाँ अपन डिज़ाइन बनवा रहे वहाँ पे वैक्स नहीं रहेगा। और फिर उसको HF एसिड में पोर कर देते, बेसिकली डुबा देते। HF एसिड का जो कंटेनर रहेगा उसमें इस ग्लास को डुबा दिया, तो जहाँ जहाँ ग्लास एक्सपोज हुआ है वहाँ HF एसिड ग्लास को डिज़ोल्व कराएगा, ओके। तो ग्लास जहाँ पे डिज़ोल्व हो गया उस तरह का डिज़ाइन बन जाएगा वहाँ पे, और फिर उसको पानी से वॉश कर देंगे, वैक्स निकाल देंगे, तो इस तरह का ये डिज़ाइन बनेगा। तो इसमें किया क्या है कि जो ग्लास था उसको सबसे पहले तो पूरे ग्लास को वैक्स से कवर कर दिया, और जहाँ पे अपने को डिज़ाइन बनवानी थी वहाँ से पिन से डिज़ाइन बनवा दिया। दिस कैन बी डन विद अ कंप्यूटर। और फिर इस ग्लास को HF एसिड के बाथ में डुबो दिया, तो जहाँ पे ग्लास एक्सपोज हुआ था वहाँ पे डिज़ाइन बन गई, और उसके बाद वैक्स निकाल दिया, तो ये अपने को डिज़ाइन मिल जाएगा, ओके। सो यू कैन से दैट यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा है, जैसे ये पोर्शन है, यहाँ पे वैक्स नहीं था, लेकिन ये जो बाकी वाला जो पोर्शन है जहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है अपने को, वहाँ पे वैक्स था, ओके। सो दैट्स व्हाई ग्लास इज़ नॉट अटैक्ड बाय HF एसिड जहाँ पे वैक्स था, अंडरस्टूड। तो इस तरह से अपन इचिंग करवाते हैं ग्लास के ऊपर, ठीक है ना। तो अब अपन एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। ये सिलिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो इसको ध्यान से पढ़ो और इसको आंसर करो। इसके लिए मैं तुमको 10 सेकंड्स देता हूँ। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज डी, SiO4 माइनस, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। ये अपन ने सिलिकेट्स के डिस्कशन में पढ़ा हुआ है, अंडरस्टूड है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ और कंपाउंड्स देखेंगे इस फैमिली के, बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स देखेंगे। यहाँ पे अपना कार्बन और सिलिकॉन का डिस्कशन हो चुका है, मतलब ये फैमिली का ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है, थोड़ा बहुत और बाकी है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।